सो माय डियर स्टूडेंट, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज है हमारी 4 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल जो हमारा एडिटोरियल है, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। ये जो हमारा एडिटोरियल है, कल जो हमने डिस्कस करा था जुडिशरी के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, इससे अलाइन करता हुआ है। कल हमने देखा था कि जुडिशरी जो कि एपेक्स कोर्ट है जस्टिस का, वहीं पे जो है जेंडर जस्टिस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो सिमिलरली यहाँ पे अब ट्रांसपेरेंसी का इशू और यहाँ पे जो है हाईलाइट किया गया है इस एडिटोरियल में, उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट बाय जस्टिस लुइस डी ब्रांडिस। ब्रांडिस कहते हैं, सनलाइट इज सेड टू बी द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पे जो सनलाइट है बेसिकली बेसिकली ये मेटाफोर है ट्रांसपेरेंसी का। जैसे सनलाइट जो है एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, जैसे जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हटाने का काम करती है, सिमिलरली जो ट्रांसपेरेंसी है ये काम करती है करप्शन को हटाने का, इल प्रैक्टिस को हटाने का, नेपोटिज्म को हटाने का। सो आई होप आपको इस कोड का मतलब अच्छे समझ आ गया होगा। अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज दिस कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन? अपना एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, एडिटोरियल में बोला गया है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है सरवाइव नहीं करती। कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ना रहे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन डेमोक्रेसी को, अगर डेमोक्रेसी रहना है तो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे जो अथॉरिटी है, उसको अपने हर एक डिसीजन का रीजन देना पड़ेगा। तो इसी चीज को जो हमारे साउथ अफ्रीका के लॉ प्रोफेसर हैं मुनरिक, इन्होंने क्या बोला है, ये क्या चीज है, ये कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर डेमोक्रेसी को थ्राइव करना है तो वहां पे क्या, कौन सा कल्चर लाना पड़ेगा? कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। और यही बेसिकली हमारा जो मेन पॉइंट है आज के एडिटोरियल का। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट या अगर कोई अथॉरिटी जो है कोई डिसीजन मेकिंग करती है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम रिक्रूटमेंट करती है, कॉलेजियम सिस्टम जो है जजेस को रिक्रूट करती है, तो उसके पीछे उसे एक्सप्लेन देना चाहिए और अपने एक्शन को डिफेंड करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ उल्टा कल्चर दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वेगनेस में दिखाई देती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम हो जिसका हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। मुनरिक कहते हैं कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट को बेसिकली अपने एक्शन को मजबूत करना चाहिए, एक्शन पे रिलाई करना चाहिए। किसके थ्रू? आर्ग्यूमेंट के थ्रू, ना कि डरा धमका के जो है फोर्सफुली जो है आवाज को कुचल देना, जो कि हम देखते हैं वांगखेम के केस में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करा था इसको एक बार। तो ये बेसिकली इस कल्चर को क्या कहा गया है? इस कल्चर को कहा गया है, ये है कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। जहां पे जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्शन के जो भी वो एक्शन लेती है उसको जस्टिफाई करे, ना कि फियरफुली जो है पीपल को डरा धमका के चुप करवा दे। आई होप इसका मतलब समझ गए होंगे, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। और यही जो कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड को लिखना अगर आ जाता है तो, यही जो हमारा कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाने के लिए। ठीक है, अब क्यों ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन नहीं है? क्योंकि हमने कल देखा था अपने एडिटोरियल के अंदर, कॉलेजियम सिस्टम से जो है अभी 2 नए जजेस को जो है रिक्रूट किया गया था। उसमें एक उनके कॉलेजियम सिस्टम में एक फीमेल जस्टिस थी, जस्टिस नागराथना। उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन को अपोज करा था। ठीक है, अपोज करा था, लेकिन उनके अपोज करने के बावजूद भी कॉलेजियम सिस्टम की जो मेजोरिटी थी उन्होंने रिक्रूट कर दिया। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम का रेजोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आया है, उसके अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है उनके डिसेंट के बारे में। जो नागरत्ना जी थी, उनके डिसेंट के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो ये क्या चीज है? क्या ये कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन है? क्या ये कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं है। ये तो एकदम दबा दिया गया आवाज को। जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसी चीज के लिए बोला गया है कि कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करा, जो यूनियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट भी कर दिया, और जो विपुल पंचोली जी थे उनको सुप्रीम कोर्ट का जज भी बना दिया। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितना फास्ट जो है सारे एक्शन हो रहे हैं, और जिसकी डिसेंट थी उसको जस्टिफाई भी नहीं किया गया, उसको पब्लिश भी नहीं किया गया। जस्टिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। और पता कैसे चला? पता चला, पब्लिक को कैसे पता चला? देखो, डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है। तो पब्लिक के लिए तो लोकसभा रिप्रेजेंट वो जो अकाउंटेबल होती है, सारे इंस्टीट्यूट अल्टीमेटली जो है पब्लिक के लिए ही तो सर्व कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक को कब पता चला? जब ये इंफॉर्मेशन जो थी मीडिया में लीक हो गई।
तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारी डेमोक्रेसी में कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि साउथ अफ्रीका के लॉयर एटनी मुर्निक ने बोला कि कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन इज द मस्ट फॉर थ्राइविंग अ डेमोक्रेसी, लेकिन वो यहाँ पे एब्सेंस है। हमारे कॉलेजियम सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम ने तो इसको जो है रिक्रूट करा है हमारे जस्टिस को, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन। डायरेक्टली बोलूं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, नेपोटिज्म चलता है, ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है हमारे कॉलेजियम सिस्टम के अंदर। कॉलेजियम सिस्टम आया था हमारा सेकंड जजेस केस के अंदर 1993 में। थर्ड जजेस केस में इसको कंफर्म कर दिया गया था। इसमें बेसिकली जो है 5 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी में नागरत्ना जी थी जो सेलेक्ट करते हैं जजेस को कि कौन जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, हाई कोर्ट के ट्रांसफर करने, वो सारी चीजें कॉलेजियम सिस्टम से होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है सिक्रेसी में काम करते हैं, मतलब कुछ भी जो है एक्सप्लेन नहीं करते, क्यों पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है कुछ भी जो है एक्सप्लेन नहीं होता। 2017 में ये सारी चीजें दोबारा उठी थी कि भाई जो है कॉलेजियम सिस्टम तो एकदम ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। तो यहाँ पे रेसोल्यूशन आया कि भाई जो है पब्लिश करेंगे ऑनलाइन। पब्लिश किया गया, लेकिन ब्रीफली, बहुत ब्रीफली जो है पब्लिश किया गया, कोई रीजन साइट नहीं किया गया कि क्यों ऐसा पर्टिकुलर एक्शन लिया गया है। बस ब्रीफली पब्लिश किया कि एक्शन क्या लिया है, ठीक है। 2018 में आते आते जो है कोर्ट थोड़ा सा ब्रीफली जो है रीजन भी देने लग गया, डिटेल रीजन कि भाई क्यों जो है एक्शन हुआ, लेकिन बाद थोड़े टाइम बाद उसको जो है स्टॉप कर दिया। रीजन क्या दिया कि जजेस की जो रेपुटेशन है वो हार्म हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे अदर कंट्रीज में क्या होता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी कंट्रीज को देखें, अपनी कंट्री को देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। लेकिन अगर हम डेवलप्ड कंट्री को देखें, जहां से एक्चुअल में जो डेमोक्रेसी है वो आई है, जहां से हमने अडॉप्ट करा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। तो सिमिलरली यही प्रॉब्लम थी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, नागरत्ना जी का डिसेंट भी हाईलाइट नहीं किया गया, क्योंकि इसी चलते कि रेपुटेशन जो है वो थोड़ी मलाइन हो जाएगी, ये रीजन दिया गया। अब अगर हम यहाँ पे जो है कंपेयर करें सिक्रेसी को, ट्रांसपेरेंसी को, देन वी विल फाइंड दैट कि जो कॉलेजियम सिस्टम जो डिफेंड करता है सिक्रेसी को, कि भाई जो रेपुटेशन है वो हार्म हो जाएगी, पॉलिटिकल प्रेशर है वो अलाउ हो जाएगा, वो बिल्ट हो जाएगा, इसलिए जो है वो जस्टिफाई नहीं करते, जो कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन है उसको अडॉप्ट नहीं करते। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं कॉलेजियम सिस्टम ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ये बहुत वीक आर्ग्यूमेंट है। ब्रिटेन के अंदर प्रैक्टिस है कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो ओपनली एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस बिहाफ पे जो है पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है इवेल्युएट किया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी सेम जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो अगर इन दोनों कंट्री के अंदर की जाती है तो हमारी कंट्री के अंदर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या जजेस की ज्यादा रेपुटेशन है। सो ये चीज यहाँ पे एक जो है आप लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट कि भाई अगर अदर कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्रिटेन जैसी कंट्री में पब्लिश किया जाता है, तो इंडिया में भी करा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, सिक्रेसी इन इंडिया, सिक्रेसी हैज नॉट प्रिवेंटेड पॉलिटिकल इंटरवेंशन। कि यहाँ पे अब ये तो आपको सभी को पता है कि हमारी इंडिया के अंदर सिक्रेसी का जो है वो लिया जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड होगा। तो क्या ये मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें पॉलिटिकल जो है इंटरफेरेंस नहीं है? वो भी अपने आप में एक बेग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यही चीज जो है पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो है रिकमेंडेशन देने के बाद भी जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन देता है, जब गवर्नमेंट को रिक्रूट नहीं करना होता तो वो उसको जो है महीनों महीनों लटकाए रखती है, लेकिन जब रिक्रूट करना होता है तो उसको बहुत जल्दी जो है रिक्रूट करती है, जैसे अभी 48 घंटों के अंदर रिक्रूट कर दिया गया। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है तो और क्या चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली जो है इंडिकेट किया गया है। तो इसी चीज को थोड़ा हमें समझना होगा, जब हम लिखते हैं तो एनालिटिकली तभी लिख पाएंगे जब हमें चीजें समझ आती होंगी, ठीक है। अब लार्जर कंसर्न डेमोक्रेसी का है, करना क्या होगा, सिंपल चीज है, यहाँ पे सिंपल बता रखा है कि बहुत ज्यादा जो है बोला जाता है कि जो जस्टिस हैं या जो जजेस हैं वो जो है वोटेड नहीं है, मतलब वो जो है इलेक्टेड नहीं है, तो उनको ये सारी चीजें कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, जो जजेस हैं ऑल तो वो अनइलेक्टेड हैं, लेकिन वो हमारे सिटीजनशिप, हमारे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, मेजोरिटेरियन एक्सेस को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के ओवर रीच को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी वीकन होगी। इसीलिए डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी अगर बनाना है, थ्राइव करना है,
तो जैसे कि हमारे प्रोफेसर ने बोला, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन इज मस्ट फॉर थ्राइविंग अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आई होप कि ये जो एडिटोरियल है अच्छे से समझ आ गया होगा क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है जुडिशरी के अंदर। जुडिशरी में हमने दो डायमेंशन देख लिए, एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के, वुमेन का डायमेंशन देख लिया कि यहाँ पे जो है जेंडर जस्टिस नहीं है। दूसरा हमने देख लिया ट्रांसपेरेंसी का इशू, स्पेशली कॉलेजियम सिस्टम में करना क्या है, कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन लाना है। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नई नई डायमेंशंस को ऐड करना है हमें बेसिकली। और जब तक एग्जाम आएगा तब तक इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी कि हर एक ऐसे जो है हमारे लिए इजी लगने लगेगा। अब आपको करना क्या है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको लिखने का ट्राई करो। नेक्स्ट चलें, मिसयूज ऑफ सीएपीएफ। देखो, सीएपीएफ के अंदर जब आप रिक्रूट हो जाएंगे देन ये मिसयूज कह लीजिए या कह लीजिए कि ये राजाशाही की जो है निशानी है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे तो आपके बंगले पे भी जो है आपके नौकर चाकर रहेंगे। सो वही चीज यहाँ पे बता रखा है, ये मिसयूज है सीएपीएफ के पर्सन्स का। और जब मैं भी था तो मैं भी देखता था कि हमारे जो सीओ सर थे, उनके बंगले पे भी बहुत सारे कांस्टेबल वगैरह लगे रहते थे। सो ये मिसयूज कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर इसे मिसयूज कहा गया है। इवन जो डीआईजी हैं जिन्होंने पीएलआई करा है, कि जो बीएसएफ के या बीएसएफ कह लीजिए, हर एक फोर्स में ऐसा होता है क्योंकि वहां पे जो है ये जो फोर कैटेगरी, डी कैटेगरी वाले जो कहते हैं, ये लोग ऑर्डरली जिन्हें हम बोलते हैं, ये लोग थोड़े से कम होते हैं। तो कांस्टेबल्स होते हैं, उनको काम आता है तो वो यहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीआईजी हैं, ऑल तो उन्होंने भी सेवा ली है कांस्टेबल्स की, उन पे भी चार्जेस लगे हैं, न्यूज़पेपर में बताया गया था, लेकिन उन्होंने पीएलआई करी है कि ये जो किया जा रहा है ये जो है गलत किया जा रहा है। ठीक है, संजय यादव जी ने। सो आपको कुछ नहीं करना है इस पे, जस्ट इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, मिसयूज ऑफ मैन पावर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो अगर आ जाता है तो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में जो इशू नोटिस करा है, इसी से अगर स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो ज्यादा सही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन इंडिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, अभी पता है टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं ट्रम्प जी हमारे यूएसए वाले, तो उनसे बचने के लिए हमें जो है डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी अप्रोच को। उसी डायरेक्शन में एक है हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि अभी नेगोशिएशन की स्टेज के अंदर है। ठीक है, अब ये क्यों डिस्कस किया किया है, ये डिस्कस किया है बेसिकली इंडिया के स्टैंड के लिए। आपको पता होना चाहिए इंडिया का स्टैंड इंटरनेशनल में क्या चीज क्या है। तो स्टैंड हमारा यही है, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड या कह लीजिए यूएन के ऑर्डर को फॉलो करना जो है वो प्रेफर करते हैं, ना कि यूएस के। मतलब क्या कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ अलाइन होना, ये हम अपोज करते हैं। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को जो है प्रमोट करना चाहते हैं, कोई दो बाइपोलर वर्ल्ड, सिंगल पोलर वर्ल्ड को नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड को। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रखा है हमारा स्टैंड। देखो, इंडिया फर्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया बिलीव्स दैट मल्टीपोलर वर्ल्ड विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमारा हमेशा रहता है, हमें चाहिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इज द बेस्ट वे टू एड्रेस ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो दिखाई दे जाएगी, हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड या कि नॉन अलाइनमेंट कैसे, कि चाइना के साथ एक तरफ तो जो है हम बॉर्डर इश्यूज पे जो है वो करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, टैरिफ है, टैक्स है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी तरफ चाइना के साथ जो है हम अलाइन करते हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या चीज है, यही तो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर जो है हमारे मतभेद है, ना कि ओवरऑल। ठीक है, ये चीज समझना। तो हाँ भाई, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली अलाइंड इटसेल्फ विद वन पावर। देखो, ये तो हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रेरी है। एक तरफ तो मल्टीपोलर बोल रहा है, एक तरफ बोल रहा है वन पावर, तो ये या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब हमें पता है भाई पहला है तो दूसरा नहीं है, हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा सोचा करो। और आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी थोड़ा इन्फॉर्मेशन करके जैसे हमें जो है अपने घड़े को भरना है, और जब घड़ा भर जाएगा तो हमारा एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।